गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत जो है कि अब वीकली टेस्ट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है और उसके क्वेश्चन पेपर भी भेजे जा रहे हैं, जिससे परीक्षाएं कराई जा रही हैं। तो वीकली टेस्ट के अंतर्गत ही आज जो है कि हिंदी विषय का एग्ज़ाम हुआ है 17 अगस्त 2023 को। तो उसी का जो है कि मैं आज पेपर लेकर के आया हूँ, जो कि आप देख रहे हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपके सामने लिखा हुआ है प्रोजेक्ट रेल के तहत। तो ये हिंदी का जो है कि क्वेश्चन पेपर है, जो कि 40 नंबर का दिया हुआ है। कुल 16 बहुविकल्पी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो आइए इनको देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। यदि आप पढ़े होंगे तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। पेपर में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं है। अगर आप पढ़े होंगे तो आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए कि चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे। चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे। तो अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें आप आसानी से बना लेंगे कि जो चश्मे वाला था उसको लोग कैप्टन कहते थे। लेकिन आपको कन्फ्यूजन होगा कि उसको पान वाला लंगड़ा भी कह रहा था। तो देखिए, उसको लंगड़ा भी कहते थे और कैप्टन भी कहते थे, लेकिन कैप्टन उसको बहुत अधिक मात्रा में पुकारा जा रहा था। और जो वह विकल्पी प्रश्न होता है उसमें जो सर्वोत्तम सही विकल्प होता है उसी पर हम टिक लगाते हैं, और ये कैप्टन जो है वे सही है। ठीक है, तो चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन। सेकंड क्वेश्चन उसी चैप्टर से है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है। तो आप जानते ही हैं, बहुत आसान प्रश्न है, स्वयं प्रकाश। नेताजी के चश्मा के लेखक कौन है, स्वयं प्रकाश। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये भी है, दिया नहीं है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। यदि आप जानते होंगे तो ठीक है, नहीं जानते होंगे तो इसको हल करने का प्रयास करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा, वे हिंदी की किस विधा पर आधारित है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है नेताजी का चश्मा, ये जो पार्ट है ये हिंदी की किस विधा पर आधारित है, अर्थात यह कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है, ये क्या है। तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मृत्यु पर बच्चों ने कैसा चश्मा लगाया। सॉरी, नेताजी की मूर्ति पर। ठीक है, चश्मे वाले की मृत्यु के बाद नेताजी की मूर्ति पर बच्चों ने कैसा चश्मा लगाया। तो इस पर जो चश्मा बच्चे लगाए थे वो थी सरकंडे की। ठीक है, सरकंडे का जो बच्चे खेलते हैं उसी का वे चश्मा लगाते हैं, जिसको देख कर के ही हवलदार साहब के आंखों में जो है कि एक उम्मीद जगती है कि कम से कम कोई ऐसा बालक या कोई ऐसा व्यक्ति इस गांव में अभी भी बचा है जिसके अंदर देशभक्ति की भावना जागृत है, जिसको देख करके उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गोपियों ने उद्धव को योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही। तो ये जो आप काव्यखंड में जो पहला चैप्टर है सूरदास जी का जो पद है उसमें से लिया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि जो कि हमारे हरिल हरिल के लकड़ी और जिनके मन चक्री के समान चंचल हो, ये योग शिक्षा जो है आप उनको जान करके दीजिए। उद्धव को ये गोपियाँ बतलाती हैं, उनको उहालने देती हैं। तो इसमें जो चंचल मन वाले हैं, चक्री के समान चंचल, उनके लिए हैं। तो चौथे का जो है ख सही है। पांचवा प्रश्न देखिए, पुरैन पात रहत जल भीतर, पंक्ति में पुरैन पात का क्या अर्थ है। तो ये भी उसी से रिलेटेड है, पहले सूरदास जी का जो पहला पद है। तो इसमें पुरैन पात का अर्थ है कमल का पत्ता। ठीक है, पुरैन पात रहत जल भीतर, ता नहीं लागत दाग, यानी कमल का पत्ता जो जीवन भर जल के भीतर रहता है फिर भी जल का दाग उस पर नहीं लगता है। इसके भाव यही हैं। आइए छठा प्रश्न देखिए, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को गोपियों ने किसके माध्यम से व्यक्त किया है। तो गोपियाँ बताती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल पक्षी जो होता है सोते जागते उठते बैठते हमेशा उसके पैरों में हारिल अपनी लकड़ी दबाए रखता है, उसको छोड़ता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे मन वचन और कर्म में बंधे हुए हैं, यानी हम उन्हें हारिल की लकड़ी, जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को पकड़ के रखता है वैसे ही हम श्री कृष्ण जी को मन वचन और कर्म से पकड़ के रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये अनन्य प्रेम जो है हारिल की लकड़ी के समान व्यक्त हुआ है। सातवां प्रश्न देखिए, गद्य खंड से है, बाल गोविंद भगत किस कद के
व्यक्ति थे। चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इसको आसानी से बता लेंगे। मझले कद के व्यक्ति थे। ठीक है। बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते थे? तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, साहब। 9वां प्रश्न देखिए, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया? तो बाल गोविंद भगत जो थे उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष जिस दिन उनका बेटा मर जाता है उस दिन भी वे अपनी खंजड़ी को बजाते हैं और संगीत बजाते हैं, जिसको देख करके उनके गांव वाले आश्चर्यचकित होते हैं। लेकिन वे दुखी ना होकर के कहते हैं कि अपने जो उनकी पुत्र वधि होती है उसको बताते हैं कि ये तो खुशी का दिन है, हर्ष का दिन है, जीवात्मा का जो है परमात्मा में विलय हो गया, मिलन हो गया। आगवा प्रश्न 10वां प्रश्न देखिए, माता का आंचल पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो ये जो माता का आंचल आपका जो कृतिका पूरा किताब है उसका पहला चैप्टर से लाया गया है कि माता का आंचल पाठ किस उपन्यास का अंश है। तो ये है आपका देहाती दुनिया। ठीक है, ये देहाती दुनिया जो है ये इसको कहें कि ये सर्वप्रथम जो है आंचलिक उपन्यास के रूप में लाया गया था, माता का आंचल। ठीक है, तो ये माता का आंचल जो उपन्यास है उसी के एक अंश को, देहाती दुनिया के एक अंश को जो है कि माता के आंचल में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, माता का आंचल जो है आपका एक चैप्टर है पहला, वे देहाती दुनिया उपन्यास का एक भाग है जिसको हम लोग पढ़ते हैं और उसी का जो कैरेक्टर है वो है भोलानाथ। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए 11वां, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का जो असल नाम था यानी बचपन का मूल नाम वो था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए, बैजू ने बुढ़वा बेईमान मांगे करैला का चोखा बोलकर किसे चिढ़ाया था? तो बैजू ने मूसन तिवारी को यह शब्द बोल करके चिढ़ाया था। ठीक है, मूसन तिवारी को, जिसके बाद फिर मूसन तिवारी विद्यालय जाते हैं और उनको पकड़ने के लिए कुछ बच्चों को घर पे भेजते हैं और बच्चे भोलानाथ को उठा करके लेके चले जाते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, बंदर पेड़ पर बैठा था इस वाक्य में क्रियापद क्या है? तो बंदर पेड़ पर बैठा था इस वाक्य में बैठा था जो है वो क्रियापद है। ठीक है, क्रियापद क्या होगा? बैठा था। क्योंकि इसमें देखिए बंदर पेड़ पर बैठा था तो बंदर क्या हो जाएगा? संज्ञा हो गया। ठीक है, पेड़ क्या हो गया? बंदर कहाँ बैठा था या किस पर बैठा था? तो पेड़ पर, पेड़ क्या हो गया? कर्म हो गया। और पर क्या हो गया? कारक हो गया। और बैठा था ये क्या हुआ? ये क्रिया हुआ। चूँकि आप जानते हैं, पढ़े होंगे, पद क्या होता है? ये क्या होता है? जब शब्दों को हम वाक्य के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। और जो पद होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियापद पूछ रहा है तो क्रियापद बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, रेखांकित पद कौन सा पद है? तो अभी जैसा कि ऊपर हमने चर्चा किया, खेल रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका? क्रियापद। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए, अपने जन्मदिन पर मित्र को भेजा गया आमंत्रण पत्र किस प्रकार के पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक, औपचारिक, क ख दोनों। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे और उनको लगता होगा कि ये ग वाला ऑप्शन जो है ये सही है, लेकिन ये ग वाला ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका अनौपचारिक पत्र। क्योंकि जब पिता के द्वारा पुत्र को या पुत्र के द्वारा पिता को, भाई के द्वारा बड़े भाई को या छोटे भाई को, या माँ के द्वारा पुत्र को या पुत्र के द्वारा माँ को कोई पत्र लिखा जाता है तो ये भाव वेश में बंधा हुआ पत्र होता है, यानी जहाँ भाव प्रधान होता है। ठीक है, तो उसे हम अनौपचारिक पत्र के श्रेणी में रखते हैं। और चूँकि यही नहीं, इसमें आमंत्रण पत्र भी जितने प्रकार के होते हैं, आमंत्रण पत्रों को भी हम अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में ही रखते हैं। और औपचारिक पत्र जो होता है जिसमें औपचारिक प्रधान होता है, जैसे प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा गया, ये औपचारिक पत्र होगा। या किसी व्यापारी के द्वारा किसी दूसरे व्यापारी को लिखा गया पत्र, या आपके द्वारा किसी सरकारी विभाग के प्रधान को लिखा गया पत्र, इस टाइप का जो पत्र होगा वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जन्मदिन पर मित्र को जो आमंत्रण पत्र भेजेंगे वे अनौपचारिक पत्र होगा। 16वां प्रश्न है, निबंध का अंतिम अनुच्छेद क्या कहलाता है? तो निबंध का जो अंतिम अनुच्छेद होता है उसको हम लोग उपसंहार बोलते हैं। उपसंहार यानी
कंक्लूशन, ठीक है। तो इसका जो प्रारंभिक अनुच्छेद पूछ रहा तो आपका प्रस्तावना हो जाता है या भूमिका हो जाता है, लेकिन अंतिम पूछ रहा है तो हम लोग उपसंहार लिख करके ही उस निबंध का समापन करते हैं। तो अंतिम अनुच्छेद जो होगा यहाँ उपसंहार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कुल 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, समझा, जाना। ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों में अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें।